बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के वीलॉग में मुझे अपने हवाले से कुछ ज़ाती वजाहत करनी है, क्योंकि सरकार दरबार के करीब समझे जाने वाले मेरे एक बरखुरदार दोस्त सहाफ़ी मुनीब फ़ारूक साहब ने मेरे हवाले से तीसरी बार कुछ बातें की हैं। मुझे उनका जवाब देना है और ये जवाब आज मेरे लिए मेरे रब की ज़ात ने आज मज़ीद आसान बना दिया है। गुज़िश्ता रोज़ के वीलॉग में ये ख़बर दी थी कि अमेरिका में पाकिस्तान की अहम शख्सियात पर पाबंदी से मुतालिक बिल बिल्कुल तैयार है और ये किसी भी वक्त अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया जा सकता है। और मेरे इस वीलॉग के चंद घंटे बाद ही, बल्कि 2-3 घंटे बाद ही ये बिल कांग्रेस में पेश कर दिया गया। और इसी हवाले से मुनीब फ़ारूक साहब बार बार मेरे पे एतराज़ कर रहे थे कि ये जुनैद सलीम को कहाँ से ख़बरें मिल जाती हैं, ये अपनी ख्वाहिशात को ख़बरों का रूप दे देता है, कभी अमेरिका से ख़बरें ले आता है, कभी वहाँ से ख़बरें ले आता है, कौन बताता है इसको ये ख़बरें। बार बार इसी बात की गिरदान जारी रखी थी हमारे दोस्त मुनीब फ़ारूक साहब ने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो सब कुछ देख रही है। मैं कल जो ही ये मैंने क्योंकि मुसलसल ये कहा जा रहा था, ये तानाज़नी की जा रही थी मुझ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ ये ख़बर मैंने अपने व्यूअर्स तक पहुंचाई थी कि जो विल्सन एक ऐसा बिल पेश करने जा रहा है। फिर जब भी जूं वो मामला आगे बढ़ता गया, मैं ये सारी तफसीलात जो है वो अपने व्यूअर्स के सामने रखता चला गया। तो इसी तरह मैं ही फिर तोपों के दहाने पर रखा गया कि जनाब अमेरिका से ख़बरें आने वाली जो हैं वो पता नहीं इसको कैसे पता चल जाती हैं। फिर मुझे ये ताना बार बार दिया गया, कहाँ गया जो विल्सन का बिल, और ये और वो कहाँ गया, वो ट्वीटें कहाँ गई तुम्हारी, और ये वो गया। मैंने कल दो टोक अंदाज में 2 ख़बरें दी थी। एक ज़ल्मे खलीलज़ाद का एक बिल C7 के हवाले से ट्रंप की टेबल पे पड़ा है, मुसवदा टेबल पे पड़ा है, लेटर ट्रंप की टेबल पे पड़ा है। और दूसरी ख़बर मैंने कल के वीलॉग में ये दी थी कि जो विल्सन का बिल जो है वो हर कीमत पे आएगा, और मैंने कहा था कि अप्रैल के अंदर अंदर आ जाएगा। तो वो अब इस मुल्क के लिए क्या असरात लेके आएगा इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन मेरे एक सहाफ़ी के लिए जो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है वो बहुत अहम होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मेरी इज़्ज़त रखनी थी कि वो 2-4 घंटे के बाद ही वो ख़बर हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हुई। तो अप्रैल क्या, वो 4 दिन पहले जो विल्सन ने वो बिल जो है अपना वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया। और रिपब्लिकन पार्टी से जो विल्सन और डेमोक्रेटिक पार्टी से जिमी पेनेटा ने मिलकर और बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तानी जमहूरियत एक्ट पेश कर दिया। इसी बात पर मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था और गुज़िश्ता रोज़ ही मैंने ये बात वजाहत कर दी थी कि वो बिल तो आके रहेगा, जिसके बाद भी मुझ पे तंज के निश्तर बरसाए गए कि जी एवं ये कच्ची पक्की गोलियां खेल रहा है। तो 2-4 घंटे के अंदर अंदर ही मेरा ख्याल है कि उन सब लोगों को जो मुझ पे तनकीद कर रहे थे उनको मुँह छुपाने के लिए जगह नहीं मिली। अच्छा, खैर उसमें बाज़ पाकिस्तानी शख्सियात के ख़िलाफ़ पाबंदियों का मुतालबा किया गया है। इस बिल की मंजूरी के 180 रोज़ के अंदर अमरीकी सदर जो होंगे वो पाबंद होंगे कि वो बिल के मुताबिक मुतल्लिका अफराद पर पाबंदियाँ लगा दें, जिनमें इन अफराद पर सफरी पाबंदियाँ होंगी, उन्हें अमरीकी वीज़ा नहीं मिलेगा। इस हवाले से आज दिन भर यही सवाल सुनने को मिलता रहा कि बिल पेश होने के बाद अब आगे क्या प्रोसेस है। तो इस बारे में अंदाज़ा यही है कि इस बिल पर जून के आखिर या जुलाई के आगाज़ में कांग्रेस में रायशुमारी होगी और कांग्रेस से मंजूरी के बाद ये बिल जो है अमेरिकी सेनेट में जाएगा, जहां अक्टूबर के आखिर में गालिबन इस पर रायशुमारी होगी। और सेनेट से ये बिल भी पास हो गया तो फिर नवंबर में इसे सदर के सामने दस्तखत के लिए पेश किया जाएगा। और इसलिए मैं इसमें चंद माह का अभी वक्त है, मेरा ख्याल है यही वक्त है
कि पाकिस्तान में मुक़्तदर क़ुव्वतें भी मुल्क के अंदर वसी तर अफ़हाम व तफ़हीम की बुनियाद रखें, मामला दुरुस्त करने की कोशिश करें, क्योंकि बाहर से किसी फ़ैसले के नफाज से पहले ही अपना घर ठीक कर लिया जाए तो यही अपने लिए और अपने घर के लिए बेहतर है। अच्छा नाज़रीन, फिर आते हैं जनाब जिसके लिए मैं आज आपकी खिदमत में ख़ास तौर पे हाज़िर हूँ। हमारे ये नौजवान उभरते हुए सहाफ़ी मुनीब फ़ारूक साहब ने अपने वीलॉग में तीसरी बार गालिबन मुझ पर बराह रास्त इल्ज़ामात आयद किए हैं। उन्होंने गुफ्तगू तो सच्ची बात है कि बहुत एहतराम के पैराए में की है। हमेशा मुझे अपना सीनियर ही कह के मुखातिब किया है, लेकिन अलबत्ता वीलॉग का जो ताज़ा तरीन उनका वीलॉग है उसका जो थंबनेल बनाया है वो शायद बामी अदब के मयार पर पूरा नहीं उतरता, और मैंने कभी किसी दूसरे के बारे में इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए। आज के ताकतवर या ताकतवर हलकों के करीब समझे जाने वाले मुनीब फ़ारूक साहब ने इस खाकसार की अर्ज़ गुजारियों को बोंगियों से तशबीह दी है। जुनैद सलीम की बोंगियाँ, चलें जो मिजाज यार में आए। मुनीब फ़ारूक साहब ने धीमे लहजे में कुछ तल्ख़ बातें की हैं। सोचा अगर बरसरे आम मेरा दामन हरीफाना खींचा गया तो मैं भी अपने दिफा में कुछ कह लूँ। कहा गया कि सोशल मीडिया पे लौंडे लपाड़े तो ख्वाहिशात को ख़बर बनाकर पेश करें तो करें, मगर जुनैद सलीम जैसा सीनियर और सीजन्ड साफ़ी वो ऐसा क्यों करता है? पता नहीं जुनैद सलीम को ख़बरें कौन देता है, ये कहाँ से आती हैं? तो हजूर वाला मुनीब फ़ारूक साहब, मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बतौर एक आमिल सहाफ़ी के गुजारा 35 साल के लगभग इस सहरा में गुजर गए हैं। एक सहाफ़ी को ख़बर के हसूल के लिए जो रगड़ा लगता है वो सब इस खाकसार ने भी बर्दाश्त किया है। लेकिन मैं हल्फिया कहता हूँ कि अपने पूरे सहाफ़ती कैरियर में अपने प्रोफेशन को कभी इक़्तिदार और इख्तियार रखने वालों के कुर्ब के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हल्फन कसमन आपको ये बताता हूँ, कभी महल्लात तक रसाई के लिए फ़रियाद नहीं की। इसलिए मुझे ख़बरें देने वाले भी ज़्यादातर मेरी तरह के ही स्ट्रगल करने वाले लोग ही होते हैं जो मेरे सोर्स बनते हैं। मैं तो ये दावा नहीं करता कि आज तक मैंने जो ख़बर दी है वो तमाम की तमाम हरफ बहरफ सच साबित हुई। एक आमिल साफ़ी हूँ, मेरी ख़बर गलत भी साबित हो सकती है। 2-3 मरतबा ऐसा हुआ कि मेरी ख़बरें गलत साबित हुई, मैंने माजरत की खुले आम, बग़ैर इफ़ एंड बट अगर मगर लगाए बग़ैर खुले दिल के साथ माजरत की कि मेरी फ़लाँ खबर, फ़लाँ जो ख़बर थी बिल्कुल गलत थी। उसके लिए कोई मैंने बहाना भी नहीं तराशा, मगर दिल पर हाथ रख कर ये कह सकता हूँ अपने कि आज तक मैंने कभी बदनीयती से कोई ख़बर आप तक नहीं पहुँचाई, कभी ख्वाहिशात के अदसे से ख़बर को नहीं देखा, और आपने यही इल्ज़ाम मुझ पर आयद किया। मुनीब फ़ारूक साहब फरमाते हैं कि जुनैद सलीम ने कहा था कि जी 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सज़ा होगी जबकि बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाएगा। क्या बुशरा बीबी रिहा हो गई? बिल्कुल, मेरी ख़बर के मुताबिक बुशरा बीबी रिहा नहीं हुई, और मैंने कहा था कि बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन मुनीब फ़ारूक साहब, अब आप अपने दिल पे हाथ रख के कहें, आपके इल्म में है ना कि इस केस का फ़ैसला कितनी बार बदला गया? 3 बार तो फैसले की तारीख देकर जज ने फैसला मौखर कर दिया। सुबह फैसला कुछ और था, दोपहर को कुछ और था, सपहर को कुछ और था, शाम को कुछ और था, रात को कुछ और था। मैं हल्फन कहता हूं कि एक दिन में 4-4 मरतबा यह फैसला तब्दील किया गया। मुनीब फ़ारूक साहब, आपकी सहाफ़त का ज़ोम ही बस इतना है कि आप ताकतवरों के करीब हैं। ये बहुत सारे लोगों पे वक्त आता है, बहुत सारे लोग ताकतवरों के करीब होते हैं और जब दूर होते हैं तो पता भी नहीं चलता। जहाँ फैसले होते हैं वहाँ आपका उठना बैठना ज़रूर होगा। तो दिल पर हाथ रख कर आप बताइए कि बुशरा बीबी की रिहाई का फैसला नहीं हुआ था, फिर क्यों तब्दील किया गया? मैं बता देता हूँ क्यों तब्दील किया गया। उनको एक बार्गेनिंग लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। खान साहब तक मैसेज पहुंचाया गया कि जी बुशरा बीबी, तो खान साहब तक फैसला पहुंचने से पहले पहले बुशरा बीबी ने रिहा होने से इनकार कर दिया था कि खान साहब बेशक माने या ना माने, ये तो बात की बात है, मैं इस शर्त पर रिहा होने के लिए तैयार नहीं हूं। यह बुशरा बीबी का अपना इनकार था कि किसी डील के नतीजे में मैं रिहा होने के लिए तैयार नहीं। और ये फैसला कौन व्हाट्सएप ग्रुपों में भी घूमता रहा था।
और किन बड़े बड़े चैम्बर्स में इसकी नोक पलक फैसले की दुरुस्त होती रही, ये आपके इल्म में ज़रूर होगा। मैंने बुशरा बीबी की रिहाई की जो खबर दी थी, काश मैं उसका सोर्स भी आपको बता सकता। मुनीब फ़ारूक साहब, आपको सहाफ़त में अभी सिर्फ हरा ही सूझ रहा है, आपके इर्द गिर्द ग्रीनरी है। कभी आंखों से ये सब्ज़ की पट्टी उतरे तो आपको पता चले कि बुशरा बीबी को सज़ा किसे खुश करने के लिए और किसे अजियत देने के लिए बिल्कुल आखिरी वक्त में ये फ़ैसला तब्दील किया गया था। वैसे अगर आपकी बेचैनी फिर भी ख़त्म ना हुई हो तो मुनीब फ़ारूक साहब, अगरचे ये ठीक नहीं, लेकिन आप की तसल्ली के लिए मैं आपको अपनी ख़बर का सोर्स भी बता सकता हूँ। चले छोड़ें इस बात को। कल नाज़रीन खाकसार ने जो विल्सन के हवाले से जो ख़बर दी, वही मेरा ख़्याल है मुनीब फ़ारूक साहब के इल्ज़ाम का सबसे बड़ा जवाब है। जो पूछते थे कि पता नहीं इनको ख़बरें कौन दे देता है, ये झूठी ख़बरें चलाते हैं, ये इमरान ख़ान के नाम का चूरन बेचते हैं, फ़लाँ करते हैं, ये अपने व्यूअर्स को खुश करते हैं। तो नाज़रीन वही, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ना, कि वही ज़ात जो है वो इज़्ज़त रखने वाली है। मैं यहाँ से उठ के गया हूँ तो मेरा ख्याल 2 या 3 या 4 घंटे के बाद वो ख़बर जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई थी। 24 घंटे भी नहीं, चंद घंटों के अंदर हरफ बहरफ पूरी की पूरी खबर आपके सामने थी। और मैं पहला बंदा था जो ये कह के गया था कल, क्योंकि बहुत सारे वीलॉगर्स हैं, बहुत सारे जो इमरान खान से हमदर्द, पीटीआई के साथ हमदर्दी रखने वाले या इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के हामी जो अखबार नवीस हैं, वो भी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे काफ़ी दिनों से कि जी कहाँ गई अमेरिका से आने वाली हमायत। तो कल जो मैंने ये खबर दी थी पूरे तयक्कुन के साथ दी थी कि जनाब वो हमायत वहीं की वहीं खड़ी है, सब कुछ अमेरिका में वही हो रहा है जो होना जा रहा था। पूरे एतमाद के साथ आपको बता के गया था और चंद घंटे के बाद ही वो सब कुछ सामने आ गया। आपने कल के व्लॉग में बताया था कि जो विल्सन पाकिस्तान की अहम शख्सियात के खिलाफ पाबंदियों के बिल का होमवर्क मुकम्मल कर चुके हैं और वो किसी भी वक्त अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पेश किया जा सकता है। इस हवाले से डेडलाइन भी दी थी और उससे ये बिल लेट नहीं होगा। अगरचे अमरीका में मेरे सोर्सेज ने इस हवाले से जो डेडलाइन मुझे दी थी, मैं सहाफ़ती असूलों के मुताबिक बतौर एहतियात उस डेडलाइन में कुछ वक्त बढ़ा दिया था, मगर अल्लाह का शुक्र है कि ये खबर जो है ये बिल्कुल हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हुई। किबला सिर्फ यही खबर नहीं, हुजूर वाला, इस बिल के हवाले से कौन किससे मिला, किसने किस अमरीकी रुकने कांग्रेस से मिलकर इसके लिए हमदर्दी हासिल की, बाइंडिंग रेजोल्यूशन पर कौन से अमरीकी अरकान कांग्रेस काम कर रहे हैं, इस खाकसार ने सब कुछ बता दिया। इस खाकसार ने अमरीका में मोहसिन नकवी किस घर में खाना खाने गए थे और उसके बाद उस रुकने कांग्रेस पर जो ईमेल्स और व्हाट्सएप की यलगार हुई थी उसकी तफसीलात भी इस खाकसार ने आपको बता दी थी और वो तमाम सारी बातें हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हुई। मेरे गुज़िश्ता वीलॉग में वो भी बातें भी मौजूद है। मुनीब फ़ारूक साहब, आप समेत जिसे भी शक हो वो सिर्फ 1-8 घंटे की मेहनत से वो सब कुछ मेरे वीलॉग्स में जाकर देख सकता है, सुन सकता है। मुनीब साहब, मैंने अपने पूरे सहाफ़ती कैरियर में कभी मज़लूम पर कोड़े बरसाकर उससे ख़बर हासिल नहीं की, कभी किसी की कमज़ोरी को अपनी सहाफ़त के फ़रोग़ का ज़रिया नहीं बनाया, कभी किसी को रौंद कर ऊंचा होने का नहीं सोचा, अपने कद को ऊंचा करने का नहीं सोचा, तमाचे खाए हुए गालों पर कभी अपनी रोटियां सेंकने की कोशिश नहीं की। यह तुर्रा इम्तियाज़ भी अफसोस की बात है कि आप ही को हासिल है कि आपने घर से उठाए हुए और हफ्तों लापता रखे गए शेख रशीद का इंटरव्यू किया था। वही शेख रशीद जिनके घर वाले भी नहीं जानते थे कि उन्हें कहाँ रखा गया है, और फिर एक दिन अचानक वो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने बैठ के आपके तंज़िया जुमलों का सामना कर रहे थे। मुनीब भाई द ग्रेट, आप पाकिस्तान में ऐसी तकलीफ़ दे सहाफ़त के बानियों में शामिल हैं। ऐसी सहाफ़त आप ही को मुबारक हो। क्या मैं इतनी जसारत कर सकता हूं कि आपसे पूछ सकूं कि इस इंटरव्यू के लिए आपको किसने अप्रोच किया था? आपको खबरें देने वाले कौन हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं जुनैद सलीम को खबरें कौन देता है, मैं आपसे पूछता हूं आपको खबरें कौन देता है? किसने आपको शेख रशीद वाले वो जो इंटरव्यू वाले मुकाम पर पहुंचाया था? जो सवाल आपने शेख रशीद से पूछे थे वो कहां से आए थे?
किस सहाफती कायदे और कुलिये के मुताबिक थे वो सवालात? खैर अभी तो सहाफत हो ही सीना जोरी पर हो रही है, मगर हमेशा यूं ही तो नहीं होती रहेगी। कभी तो वक्त आएगा जब पूरा सच बोला जाएगा, पूरा सच बयान किया जाएगा। ये कुदरत का असूल है। ये असूल मैंने, आपने या 26वीं तरमीम ने वज़ा नहीं किए। ये कुदरत के असूल हैं कि पूरा सच ज़मीन का सीना चीर के फाड़ के बाहर आ जाता है। मुनीब फारूक, ये सच भी सारे सामने आएंगे यार, और किसी को छोड़े खुद शेख रशीद सब कुछ बता देंगे। तब हम आपसे पूछेंगे कि मुनीब साहब, ऐसे इंटरव्यू किसने कराए, कौन उन्हें लाया? ऐसे इंटरव्यू इसके लिए मुनीब फारूक साहब आप ही क्यों क्वालिफाई कर रहे थे? चलें आगे बढ़ते हैं। मुनीब साहब, अगर मैंने पीटीआई और इमरान खान के हवाले से कहा कि बहुत कुछ होगा और आप कह रहे हैं कि जी वो कहते रहे हैं जुनैद साहब बहुत कुछ हो रहा और कुछ नहीं हुआ, मुनीब साहब द ग्रेट, आप वही हैं ना जो 3 साल से हर किसी को ताकत के इस्तेमाल से डरा रहे हैं। आप कहते हैं कुछ भी नहीं होगा और सब कुछ होता चला जा रहा है। आप फरमाते जा रहे हैं कुछ भी नहीं होगा, इलेक्शन से शुरू हुए हुए, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, वो भी नहीं होना, और सब कुछ होता चला जा रहा है। आप ये ना जो कहते थे कि इलेक्शन में पीटीआई कहीं नजर ही नहीं आ रही और तहरीक इंसाफ को ढंग के उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, हम ये भी जानते थे कि आपको ऐसी खबरें कहां से फीड हो रही हैं। इसके बावजूद हम ही थे जो इक़्तिदार के ऐवानों से दूर ग्राउंड पर मौजूद रहकर खबरें दे रहे थे कि अपने नाजरीन के साथ आप जैसे होनहार साफियों को भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि कौम का मूड बिल्कुल कुछ और है, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है, वो जहां खड़ा हो जाएगा वहीं पार्टी बन जाएगी, वो जिसे टिकट दे देगा वही अहम हो जाएगा। और फिर क्या हुआ? 8 फरवरी को चश्मे फलक ने देखा कि हरफ बहरफ वही हुआ जो इस खाकसार ने और मुझ जैसे और लोगों ने अर्ज किया था। शब खून मारकर नताइज बदल दिए जाएं या फार्म 45 में हारे हुए को फार्म 47 में जिता दिया जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम हालात का जायज़ा लेकर ख़बर दे सकते हैं या अपने सोर्स की पुख्तगी की बुनियाद पर कोई बात कर सकते हैं। ताकत और धौंस के ज़रिए ख़बरें देने के आप मौजूद हो सकते हैं, मैं नहीं। मुनीब साहब, ये सिर्फ आपको ही सहूलत हासिल है कि आप जहाँ से खबरें फीड होती हैं वो अपनी पिटी हुई खबरों को भी ताकत के ज़ोर पर दुरुस्त साबित करने की सलाहियत रखते हैं। हम इतने प्रिविलेज नहीं हैं मुनीब भाई। हम लोग तो बकौल आपके इमरान खान का चूरन बेच रहे हैं ना। चलो, इमरान खान का नाम लेकर लोगों को तसल्लियाँ दे रहे हैं ना, यही आप कहते हैं ना कि कुछ नहीं होगा क्योंकि वो जेल में, मैं ये समझता हूँ कि वो जेल में डटा हुआ है, और अगर मैं किसी को तसल्ली देता भी हूं तो मुझे पता है कि मैं ठीक तसल्ली देता हूं। लेकिन हुजूर, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो इस बुनियाद पर तसल्ली देता हूं कि एक ऐसा शख्स जेल में बंद है जिसके पीछे इस मुल्क की 80-85% अवाम, उनके जज्बात, उनके धड़कते दिल, दुआ के लिए उनके उठे हुए हाथ उसके साथ है। हुजूर, आप क्या कर रहे हैं? आपने आज तक कौन सी ऐसी बात की है जो इमरान खान से शुरू होकर उस पर खत्म नहीं हुई? आप 2.5-3 साल से हर रोज ये बताने की कोशिश नहीं करते कि इमरान खान का किसी को कोई खौफ नहीं है, किसी को कोई पार नहीं है। यही कहते हैं ना, वो किसी को पता भी नहीं है इमरान खान का, ये लोग पता नहीं क्या बनाते चले जा रहे, यही कहते थे ना, मुसलसल यही कहते। इमरान खान को इक़्तिदार के ऐवानों में कोई भी सीरियस नहीं लेता, मुसलसल मैं आपके मुंह से ये सुनता हूं। इसके अलावा यानी इसका मतलब है कि इमरान खान को किसी ने अप्रोच ही नहीं किया, इमरान खान खुद बिना तरला कर रहा है, यही कहते थे ना। फिर हर हफ्ते आपने देखा, हर हफ्ते 10 दिन बाद आपने देखा कि कौन इमरान खान के सजदे पे, इमरान खान की चौखट पे सजदा रेज होता है जाके। इसके अलावा आपने आज तक कोई और बात की है तो रिकॉर्ड पर लाएं मुनीब साहब। आपने यही बताया था कि चीन, सऊदी अरब और यूएई से इतनी सरमायाकारी आ रही है कि जिससे मुल्क में खुशहाली का ऐसा दौर शुरू होगा कि फिर इमरान खान का कोई नाम भी लेने वाला नहीं होगा। हो गया ऐसा? आंधी चल पड़ी डॉलरों की, दिरहमों की, कहां गई वो? चले, हम तो इमरान खान का चूरन बेच के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जनाब मुनीब फारूक साहब, आप बताएं कि आपने इमरान खान के हवाले से या उनकी मुखालफत में जो खबरें दी है वो उनमें से कितनी दुरुस्त साबित हुई हैं? आप ही फरमाते थे ना कि ट्रंप के सदर बनने से पाकिस्तान के पॉलिसी साजों के कानों पर जू भी नहीं रेंगने वाली। आप ही ने बताया था ना कि अमेरिका से कोई दबाव आया तो पाकिस्तान की तरफ से उसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
लेकिन फिर ट्रंप की हल्फबर्दारी पर मोहसिन नकवी को क्यों भेजा गया था? मोहसिन नकवी को वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला होते हुए वज़ीर ख़ारजा के इख्तियारात जो जितने भी थे वो क्यों तफवीज़ करना पड़े थे? वो बेचारा 8-10 रोज़ तक अमेरिका में क्यों खार होता रहा, जिसकी लम्हा बलमा आलमोस्ट तफसीलात ये खादम, ये खाकसार अपने व्यूअर्स की खिदमत में पेश करता रहा। ये सब किस लिए था? जब अमेरिकी इंतज़ामिया ने में दाल नहीं गली तो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दाना डालने की कोशिश कौन करता रहा? ये भी मैं ही आपकी खिदमत में पेश करता रहा। फिर मुनीफ फारूक साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया पर इमरान खान के नाम का चूरन कब तक बिकेगा? इस बारे में मैं सिर्फ अपनी बात करूँगा। हजूर, सोशल मीडिया पर मैं ज़ाती तौर पर हल्फन कसमन कहता हूँ कि मेरे लिए सोशल मीडिया कभी भी कमाई का ज़रिया नहीं रहा, एक पाई की कमाई का ज़रिया भी नहीं रहा, और ना मैं इसे कमाई का ज़रिया बनाना चाहता हूँ, ना मैंने आज तक इससे कुछ कमाया। सोशल मीडिया पर मेरे लिए ये सिर्फ अपने ख़यालात के फ़रोग़ का ज़रिया है। मैं चाहता हूँ मेरी ये जो ख़यालात हैं, अगर मैं जब इस दुनिया से जाने लगूं तो मैं अपने कम अज़ कम नई नस्ल या अपने बच्चों को पीछे मुड़ के जाने से पहले देखकर ये कह सकूं कि मैंने अपना हक़ अदा कर दिया है, जितना मैं हक़ अदा कर सकता था। मैंने झूठ नहीं बोला और मैं रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री नहीं खड़ा था। सोशल मीडिया मेरे लिए सिर्फ बस ये है, इसलिए मैंने कभी भी व्यूज़ हासिल करने की दौड़ में शामिल नहीं हुआ। हाँ, ये मेरी ख्वाहिश ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी बात पहुँचे। लेकिन मुनीफ फारूक साहब, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या आप खुद इमरान खान की मुखालफत का चूरन फरोख्त नहीं करते? खान के हर बयान के बाद या जेल में पड़े लीडर की इस्तकामत के हर इजहार के बाद आपको ये क्यों बताना पड़ता है कि ये सिस्टम कहीं नहीं जा रहा? शहबाज शरीफ इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा रहेंगे, मरियम नवाज भी अपने ओहदे पर रहेंगी। क्यों आपको हर तीसरे रोज़ अपने फेफड़ों का जोर लगाकर मौजूदा निज़ाम के इस्तेहकाम की कस्में खाना पड़ती हैं? ऐसे मतलब इसका मतलब है कि आपको यकीन है अंदर से कि ये सिस्टम जो है हाउस ऑफ कार्ड्स है, ये ताश के पत्तों से बनाया गया घर है, ये हल्की सी हवा से भी गिर जाएगा, रेजा रेजा हो जाएगा। इसलिए आपको पूरा जोर लगा के ये यकीन दिलाना पड़ता है। मुनीफ फारूक साहब, चलें आपको आप ही की कई कुछ मैं बातें याद दिला देता हूँ। एक वीलॉग में आपने फरमाया कि 26 नवंबर को पीटीआई का एहतजाज पुरअमन नहीं था, ये एआई जनरेटेड तस्वीरों से राई का पहाड़ बनाया गया था। 26 नवंबर को जो लोग ज़ख्मी हुए वो डंडा सोटा चलने से ज़ख्मी हुए। अगर कोई शख्स जान से गया है तो उसकी लाश कहाँ है, उसका जनाजा कहाँ हुआ है? मुनीब साहब, ये था आपका तंज़िया और ज़ख्मों पर नमक छिड़कने वाला अंदाज़। 26 नवंबर के बाद मुल्क का तमाम आज़ाद मीडिया सवाल उठा रहा था कि पिम्स और हॉली फैमिली हॉस्पिटल का डाटा क्यों छुपाया जा रहा है। जहाँ ज़ख्मियों को लाया गया उनमें से कुछ ने उन्हीं हॉस्पिटल्स में दम तोड़ा, और इसी डाटा के असूल की कोशिशों में मारूफ सहाफ़ी मोतीउल्लाह जान को गिरफ़्तार किया गया। बजाय इस नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाने के आप उल्टा मुतालबा कर रहे थे कि लाशें कहाँ हैं, उनके जनाजे क्यों नहीं पढ़ाए। यही तो 26 नवंबर का सानिया था हजूर वाला कि निहत्ते कारकुनों पर गोलियां भी चलाई गई और फिर जख्मी और मरने वालों का डाटा भी छुपा लिया गया। इस पर आपने बीबीसी की स्टोरी नहीं गालबन पढ़ी, जिसमें पिम्स के एक डॉक्टर ने बताया था कि उस एक रात में 54 ऐसे मरीज लाए गए जिन्हें बुलेट इंजरीज थी, और बाज़ ऑपरेशन तो जख्मियों को एनेस्थीसिया दिए बगैर ही किए गए। फिर आप रेंजर्स के एक हादसे में जहाँ बाक होने वाले एहलकारों को पीटीआई के खाते में डालने की कोशिश करते रहे। हालांकि ये तो चंद घंटे बाद ही पता चल गया था कि इस वाक़े से पीटीआई के कारकुनों का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये कैसी सहाफ़त है मुनीब? ऐसी सहाफ़त करने के लिए मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप मुझसे पूछते हैं कि मैं ऐसी खबरें कहाँ से ले आता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ऐसी खबरें देने का हौसला कहाँ से ले आते हैं? सबसे आम बात यह है कि ऐसी खबरें देकर आप किसकी खिदमत करने की कोशिश करते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपने एक व्लॉग में फरमाया कि 26 नवंबर के बाद इमरान खान का भी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। अब इमरान खान को समझ आ गई है कि उनके पास कोई ताकत नहीं है। मुनीब साहब, इमरान खान का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हो गया? इमरान खान अपने मौक़िफ़ से 1 सेंटीमीटर भी पीछे नहीं हटा। क्या उसने ज़ालिमों के सामने फरियाद की? क्या उसने डील की कोई दरख्वास्त की? क्या उसने बीमारी का बहाना बनाकर हॉस्पिटल एडमिट होने की अपील की?
फिर इमरान खान का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हो गया? असल में आप ही नहीं, आप जैसे बहुत से इस मुल्क में इमरान खान को घुटनों पर झुका हुआ देखना चाहते हैं। जो आप मेरे बारे में फरमा रहे हैं ना कि मैं ख्वाहिशात को खबरों का रूप देता हूं, आप ज़रा अपने बारे में सोचिए। आप लोग इमरान खान को घुटनों पर झुका हुआ देखना चाहते हैं। शायद आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान का सॉफ्टवेयर किसी तरह अपडेट हो जाए, मगर अडयाले में बैठा शख्स किसी और मिट्टी का बना हुआ है। मुनीर साहब, अभी आप जवान हैं असल में ना, इब्तदाई सफ़र में ही आप सहाफ़त की बजाय बुग्स पालने लगे। मेरे बारे में आपकी करम फरमाई के बाद मैं आपके कुछ पुराने वीलॉग्स देख रहा था, तो एक थंबनेल देखकर मैं चौंक गया जिसमें बुशरा बीबी की तस्वीर के साथ मोटे हरूफ में लिखा था जादूगरनी हार गई। गालिबन ये वीलॉग भी आपने 26 नवंबर के तनाजुर में किया था। ये क्या तर्ज तखातुब है? मैं तो आपको बहुत एक मुहज़्ज़ब और डिसेंट इंसान समझता था, नहीं अभी भी समझता हूँ। तमाम तर बातों के बावजूद मैं बोंगा आदमी हूँ ना। आपने मुझे कहा है बोंगियाँ मारता है, तो बोंगियाँ मारने वाला बोंगा ही होता है ना। तो ये बोंगा शख्स आज भी आपको एक डिसेंट इंसान समझता है। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये क्या तर्ज तखातुब है? इस तरह के थंबनेल बनाकर ऐसे अजीबो गरीब ख्यालात सोशल मीडिया पर उड़ेल कर आप किसको खुश करना चाहते हैं? खबर तो छोड़ें, ये तो दर्जा इंसानियत से भी गिरी हुई हरकत है। ये सब कुछ करने के बाद आप नासिहाना अंदाज भी अपना लेते हैं और फरमाते हैं कि जुनैद सलीम को कौन खबरें देता है, ये खबरें कहाँ से आती हैं? मगर मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपको कौन ऐसी ज़बान सिखाता है, आपको कौन ऐसी खबरें देता है, और किसी के ख़िलाफ़ आप कैसे इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर लेते हैं? आप किन लोगों को खुश करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि आप ये सब क्यों करते हैं। मुझे तो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हर बंदे के तबई रुझानात होते हैं, हर किसी की अपनी मजबूरियां होती हैं। मगर सब कुछ करने के बाद आप दूसरों को जज क्यों करते हैं? मेरा सवाल ये है, दूसरों की ऐबजोई क्यों करते हैं? चले इसे भी छोड़ें मुनीब फारूक साहब, तारीख़ भी कोई चीज़ होती है ना। हम सबको, आप तो माशाल्लाह अभी बहुत नौजवान हैं, अल्लाह ताला आपको दराज़ी उम्र अता फरमाए, अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे। लेकिन हम तो उम्र की उस शाम में किसी लम्हे भी बुलावा आ सकता है, किसी टेस्ट का नतीजा जो है वो कड़क वो कर सकता है, हम जाए लैब में से टेस्ट करवाने किसी, तो उसके बाद हम सबको अल्टीमेटली तो बड़ी अदालत में पेश होना है ना, जहाँ सिर्फ सच का सिक्का चलना है। कभी सोचा है कि वहाँ क्या जवाब हो? क्या जुल्म नहीं हुआ था? क्या जवाब देंगे? औरतों के दुपट्टे नहीं खींचे गए थे इन 3 सालों में? निहत्तों पर गोली नहीं चलाई गई थी? दिन में जीतने वालों को रात के वक्त नहीं हराया गया था? वहां क्या जवाब देना है मुझे भी और आपको भी? तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े होने की कोई अहमियत नहीं है आपके नजदीक? यह सवाल मैं तो हर रोज अपने आप से करता हूं। आप भी किसी रोज इस सवाल का सामना करने की जुर्रत और जसारत पैदा करें। नाज़रीन, आखिर में नईम ज़रार साहब के एक शेर सुन ले। अज़ाब शर से निकलने की एक सूरत है, अज़ाब शर से निकलने की एक सूरत है कि इस मर्ज़ का सबब बाहमी कदूरत है, कि इस मर्ज़ का सबब बाहमी कदूरत है। हमारे देश को अरबाब खैर दे या रब, हमारे देश को अरबाब खैर दे या रब, हमारे देश को इसकी बड़ी ज़रूरत है, हमारे देश को इसकी बड़ी ज़रूरत है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह।